हेलो स्टूडेंट, एनवीरा स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राकेश चौहान, आपका सामान्य विज्ञान अध्यापक। आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट 3 8 क्लास की संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेसे आज हमारे दैनिक जीवन में अधिकतर वस्तुएं जो संश्लेषित रेसे की बनी होती है, जैसे आप कपड़ा देख लो, जूट देख लो, रस्सी देख लो, आदि सभी किससे बनी होती है? रेसे से बनी होती है। और इस अध्याय में हम रेसे क्या होते हैं, बहुलक क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, उन सब का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं रेसे के बारे में सामान्य जानकारी। हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता की अनेक वस्तुएं किसकी बनी होती है? रेसे की। और रेसे को अंग्रेजी में बोला जाता है फाइबर। रेसे से बनी होती है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, कपड़े, जूट की थैलियां आदि किसकी बनी होती है? रेसे की। अगर आपको पूछा जाए रेसा होता क्या है, एक पतला महीन सा धागा क्या होता है? रेसा होता है। वास्तव में रेसा बहुत ही महीन और लंबी संरचनाएं होती है। रेसा क्या होता है? एक बहुत पतले धागे नुमा होता है और इसकी संरचना बहुत ही लंबी होती है। मैं बात करूं, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं एक माला का उदाहरण। आपने दैनिक जीवन में देखी होगी माला, यानी एक माला, जैसे ये माला है, इस माला के निर्माण में ये बहुत सारे अनेक मोती, यानी जिस प्रकार एक माला में मोती जुड़कर एक पूरी माला का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर देखा जाए तो रेसे बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? एक पूरे रेसे का निर्माण करते हैं। यानी जिस प्रकार एक माला के निर्माण, जिस प्रकार एक माला के निर्माण में अनेक मोती, या जिसे बोलते हैं मनके, आपके बुक में ये लैंग्वेज है, मोती मिलकर पूरी माला का निर्माण करते हैं। पूरी माला का निर्माण करते हैं। पूरी माला का निर्माण करते हैं। यानी एक माला का निर्माण होता है तो बहुत सारे, मैंने तो ये 3 और 3 6 7 8 लेके बताए, यानी इस तरह बहुत छोटे छोटे मनके मिलकर एक पूरी माला का निर्माण करता है। और साइंस में देखा जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां किसी रासायनिक संयोग द्वारा जुड़कर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। उसे बहुलक बोला जाता है, या इसे कहते हैं रेसे। क्या कहते हैं? रेसे। यानी नोट लगा के याद रखना। इसी प्रकार छोटी छोटी इकाइयां जुड़कर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? रेसे। जिसे रेसे कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रेसे। यानी जिस प्रकार ये माला में छोटे छोटे मोती जुड़कर पूरी माला का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार विज्ञान में बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां, या जिसे आप अणु बोल सकते हैं, जुड़कर एक बड़े अणु या यौगिक का निर्माण करेंगे, जिसे आप क्या कहेंगे? रेसे। यानी रेसा एक प्रकार से बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है और ये पतला महीन होता है। अब मैं बात करूं बहुलक की। किसकी? बहुलक की। यानी ये बहुत सारी छोटी इकाइयां जुड़ेगी तो किसका निर्माण होगा? बहुलक का। इंपॉर्टेंट है बहुलक। बहुलक क्या होता है? अभी हमने पढ़ा रेसा, और रेसा भी एक प्रकार का क्या है? बहुलक ही है। मैं बात करूं बहुलक की, ध्यान देना। बहुलक जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है पॉलीमर। बहुलक
अंग्रेजी में इसे बोला जाता है पॉलीमर। ध्यान देना, पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है पॉलीमर, जिसमें पॉली का अर्थ होता है बहुत, पॉली का अर्थ क्या होता है बहुत, और मर का अर्थ होता है इकाइयां। क्या होता है बहुत प्लस इकाइयां, यानी आप इसका सीधा अर्थ समझ सकते हो, बहुत सारी इकाइयां जुड़कर एक बड़े अणु या बड़े यौगिक का क्या करेगा, निर्माण करेगा। यानी डेफिनेशन में लिखूं बहुलक की, बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां, छोटी इकाइयां या छोटे छोटे परमाणु, या आप बोल सकते हो छोटे छोटे अणु जुड़कर, छोटे छोटे अणु जुड़कर उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। अब यहां ध्यान देना, उच्च अणुभार वाले यौगिक का कैसे निर्माण करेंगे, जब बहुत सारी छोटी छोटी इकाई जुड़ेगी, एक बड़ी इकाई बनेगी। किसी रासायनिक संयोग द्वारा, हम रासायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जुड़कर एक उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, उच्च अणुभार वाले का। उसे आप क्या कहेंगे, उसे बहुलक, क्या कहेंगे, उसे बहुलक कहते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, रेशा भी एक प्रकार का क्या है, बहुलक है। कैसे बहुलक है, क्योंकि रेशे में भी बहुत सारी छोटी इकाइयां जुड़ती हैं, तो बड़ी इकाई को भी हम रेशा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुलक भी छोटे छोटे अणु जुड़कर उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी यहां एक पॉइंट लगाना है, ये रेशा एक प्रकार का बहुलक है। रेशा एक प्रकार का बहुलक है। रेशा एक प्रकार का बहुलक है। क्या है, रेशा भी एक प्रकार का क्या है, बहुलक। अगर मैं बात करूं बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट है। बहुलक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनका प्रकार संश्लेषित बहुलक, और दूसरा संश्लेषित बहुलक को एक अन्य नाम याद रखना, संश्लेषित यानी किसी द्वारा निर्मित, यानी किसी मानव द्वारा निर्मित। ये प्रकृति द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसे मानव ही बनाता है, तो इसका नाम, अन्य नाम याद रखना, कृत्रिम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कृत्रिम बहुलक। क्या हो जाएगा इसका अन्य नाम, कृत्रिम बहुलक। और दूसरा इनका प्रकार रहेगा प्राकृतिक बहुलक। यानी इस प्रकार के बहुलक सीधे प्रकृति से प्राप्त होंगे, और संश्लेषित बहुलक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं और प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। संश्लेषित बहुलक क्या होता है, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण, और आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक बहुलक तथा उनके उदाहरण। ज्यादा हार्ड नहीं है, संश्लेषित बहुलक जैसा नाम है वैसा ही क्या है बच्चों, काम है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बहुलक के दो प्रकार, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं पहला प्रकार, इंपॉर्टेंट लगाना पहले तो, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक नाम से पता चल रहा है, यानी इस प्रकार का बहुलक है जो मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता। यानी कहां से प्राप्त होगा, प्रकृति से। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक बहुलक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो यानी ये बहुलक है जो जीव जंतु, यानी पौधों या जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी इस प्रकार का बहुलक, इस प्रकार का बहुलक जो
व जीव जंतुओं द्वारा, जीव जंतुओं या आप बोल सकते हो प्रकृति द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी एक ऐसा बहुलक जो सजीवों से प्राप्त होगा, यानी जीव जंतुओं से या पौधों से, यानी पौधे कहां से प्राप्त होते हैं? नेचुरल से, यानी प्रकृति से। इसमें किसी मानव का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है, यानी मानव द्वारा निर्मित नहीं होता है। आप दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हो, अर्थात मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक बहुलक। यानी एग्जाम्पल इनके याद रखने हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे बेस्ट उदाहरण है प्राकृतिक रबड़, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको केवल क्या याद करना है? उदाहरण, प्राकृतिक रबड़। और दूसरा अगर याद रखना, आपने कपास देखा होगा, कपास ये नेचुरल से प्राप्त होता है और ये भी एक प्रकार का बहुलक ही है। और आपने ऊन, ये भी नेचुरल से है। तो मुख्य रूप से 3 उदाहरण आपको याद रखने हैं। और डेफिनेशन इसकी बहुत इजी है। जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक बहुलक। और उनके उदाहरण याद रखने, प्राकृतिक रबड़ है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर कपास और फिर याद रखना ऊन। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। दूसरा है हमारे संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक यानी इस प्रकार का बहुलक मानव द्वारा निर्मित होता है, उसे हम क्या कहेंगे? संश्लेषित बहुलक। यानी इस प्रकार का बहुलक, इस प्रकार का बहुलक, इस प्रकार का बहुलक मानव द्वारा निर्मित किया जाता है या जा सकता है। अतः प्रकृति से प्राप्त नहीं कर सकते, यानी आप इन्हें नेचुरल में डायरेक्ट नेचुरल से सीधा प्राप्त नहीं कर सकते। यानी जब मानो किसी 2 पदार्थ को मिलाएगा, जो भी नया बनेगा उसे हम संश्लेषित बहुलक कह सकते हैं। यानी किसी 2 को मिलाकर एक नया बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? संश्लेषित। यानी सीधा प्रकृति से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उदाहरण आपको याद रखने हैं। नाइलॉन 66, फिर याद रखना है रेयॉन, फिर याद रखना पीवीसी, ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक तथा संश्लेषित बहुलक के उदाहरण के उपयोग, इनका कहाँ उपयोग होता है, इनका कहाँ उपयोग, इनका नाइलॉन 66 कैसे बनता है, रेयॉन कैसे बनता है, पीवीसी कैसे बनता है। अब हम पढ़ेंगे रेशों के प्रकार, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार, यानी उनके उदाहरण और उनका उपयोग। पहला है नाइलॉन, या इसे नाइलॉन 66 भी आप बोल सकते हैं, नाइलॉन 66। यानी यह एक कृत्रिम बहुलक है, यानी संश्लेषित यानी मानव द्वारा निर्मित बहुलक है। यानी इस पर यह एक कृत्रिम, जिसे आप संश्लेषित बोल सकते हो, यह एक कृत्रिम बहुलक है। दूसरा पॉइंट आपको इनके बारे में याद रखना है, इसका निर्माण हेक्सामेथिलीन, ये नाम याद रखना पड़ेगा आपको, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और साथ में क्या मिलाना है आपको? प्लस एडिपिक अम्ल। आपको यहाँ फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, आपको 10th क्लास में फॉर्मूला मिलेगा। आपको केवल यहाँ याद रखना है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल के संघनन नाइलॉन
66 प्राप्त होता है। नाइलॉन 66 प्राप्त होता है। यानी इसमें एडीपी अम्ल में कार्बन की संख्या कितनी होती है? कार्बन की संख्या 6 और इसमें भी कार्बन की संख्या क्या होती है? 6 और 6 यानी 66। इस प्रकार किसका निर्माण होता है? नाइलॉन 66 का। अब इसके उपयोग, इनके उपयोग टायरों में, गेयर, बेयरिंग और एक याद रखना मोस्टली जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सियों में, यानी जो पहाड़ों पे चढ़ी जाती है वो मजबूत रस्सी होती है, वो किसकी बनी होती है? मुख्यतः नाइलॉन 66 की बनी होती है। यानी नाइलॉन 66 एक कृत्रिम बहुलक है। इसका निर्माण हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडीपी अम्ल के संघनन से होता है। यानी ये दो इकाइयों से जुड़ के दो इकाइयों द्वारा जुड़कर इसका निर्माण होता है। और इनके उपयोग है टायरों में, गेयर, बेयरिंग, पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियों आदि में। तो अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे टेरिलीन। ये भी एक क्या है? कृत्रिम बहुलक। इसका निर्माण, इसका इकाइयां आपको याद रखनी है। इसका निर्माण टरथेलिक अम्ल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, टरथेलिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल, दो इकाइयां याद रखनी है। जब टरथेलिक अम्ल तथा एथिलीन ग्लाइकोल का क्या किया जाएगा? इसी प्रकार इसका भी क्या करना है? संघनन, यानी इनको मिलाना है। तो जो भी बनेगा उसे क्या कहेंगे? टेरिलीन। और एक इसका नाम याद रखना, इसे डेक्रोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्रोन भी, अन्य नाम है इसका डेक्रोन भी कहते हैं। और इनका उपयोग भी यही है रस्सी बनाने में, रस्सी आदि बनाने में, जो भी है बेयरिंग, गेयर में। दो हमने पढ़ लिए। तो हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे का, रेयन। इसका निर्माण कैसे होता है? आपको इसकी क्रियाविधि याद करनी है। बहुत ही इजी है कि इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले कागज को सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, किस में लेना है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के विलयन में भिगोकर क्या करना है? साफ करना है। कोई कागज लेना है, उसको सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के सॉल्यूशन में डालना है और क्या करना है? एकदम साफ करना है। तब साफ करने के बाद जो कागज होगा, अब उसे CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, अब उसे कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में डालकर सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त किया जाता है। यह विधि आपको याद रखनी है कि कागज को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालना है, उसके बाद साफ होने के बाद कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में डालकर सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त कर सकते हो। उसे क्या कहेंगे? हम रेयन कहेंगे। इसका उपयोग घरेलू वस्त्र में, धागे, दरियां आदि, आपने दरियां देखी होगी, वो एक पतला महीन सा होता है, उसे ही रेशा बोलते हैं, वो रेयन होता है। अब मैं बात करूं प्लास्टिक की, इंपॉर्टेंट लगाना, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है प्लास्टिक। आज के समय में प्लास्टिक एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ भी है और इसके हानि भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहला पढ़ रहे हैं थर्मोप्लास्टिक, यानी इस प्रकार का प्लास्टिक जिसे आप उष्मा देकर जैसा चाहे वैसे सांचे में डाल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक। यानी इस प्रकार के प्लास्टिक, इस प्रकार के प्लास्टिक को उष्मा देकर विकृत किया जा सकता है, अर्थात उष्मा देकर सांचे में ढाल
सकते हैं। यानी इस प्रकार का बहुलक जिसे आप उष्मा या ताप देकर अपने इच्छा अनुसार आप उसे विकृत कर सकते हो, किसी भी सांचे में डाल सकते हो। प्लास्टिक वैसे दो प्रकार का होता है। आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, थर्मोप्लास्टिक, और आगे की क्लास में हम ये पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग। इसके उदाहरण याद रखना है आपको एग्जाम्पल के तौर पे। पॉलीथीन इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है, पॉलीथीन। अब इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? खिलौने बनाने में, मुख्य रूप से खिलौने बनाने में। तो आज की क्लास में हमने संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, उनके प्रकार पढ़े हैं, और एक पढ़ा है प्लास्टिक क्या होता है, और उनका एक पहला प्रकार पढ़ लिया थर्मोप्लास्टिक, यानी इस प्रकार का प्लास्टिक जिसे उष्मा या ताप देने पर जिस सांचे में आप डालना चाहे उसे डाल सकते हैं। और इनका उदाहरण है पॉलीथीन, खिलौने बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग, प्लास्टिक का दूसरा प्रकार। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक दे रखी है, आप वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो आज आपने पढ़ा है। धन्यवाद।